10% कर दिया गया। थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है चीन को लेकर। अगर ताइवान अमेरिका से मदद मांगता है और तो क्या अमेरिका इस पचड़े में पड़ना चाहेगा खुलकर या पर्दे के पीछे? देखिए, जहाँ तक बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्रंप 2.0 है, उसमें उनका जो अप्रोच है थोड़ी सी वो मुख्तलिफ है पिछले ट्रंप 1.0 से। अब वो पहले देखिए उन्होंने कहा कि हम उनको बुलाएंगे और चीनी अध्यक्ष को बुलाएंगे और उसके बाद उनको साथ खातिरदारी करेंगे। एक मुझे भारतीय नीति याद आती है, साम दम दंड भेद। उसी का ही एक मुझे लगता है नीति का वो निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि समानता का साम मतलब समानता का अधिकार आप दे रहे हैं। उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि भाई किस प्रकार से हम उनको गिफ्ट करें और आगे समझौता करें, और लेकिन अगर आगे बात नहीं बढ़ेगी तो फिर दंड का सैन्य की नीतियों का पालन किया जाएगा। जहाँ तक बात है ताइवान के ऊपर, चीन का तो शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त दबाव रहा है और वो चाहता है कि ये दबाव बना रहे, क्योंकि अमेरिका ने उस क्षेत्र में जिस प्रकार से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है और उन्होंने पूरा विश्व को पता है कि ताइवान को अमेरिका ने ये वादा किया हुआ है कि अगर आपका अटैक होगा तो हम आपका साथ देंगे और आपका बचाव करेंगे। क्योंकि अगर ताइवान का भौगोलिक स्थिति देखें तो उनके पास जो जिस प्रकार से जो जो लाइन है उनके बीच में, मीडियन है दोनों देशों के बीच में, उसका जो है हमेशा जो है वॉल्यूशन चीन करता रहा है और कम से कम 250-300 जो है वो वॉल्यूशंस जो है साल भर में वो कर लेते हैं। तो औसतन लगभग 1 या 2 आ जाता है, जबकि मौसम अगर खराब दिनों को निकाल दे तो। अब जहाँ तक बात है ट्रंप की, ट्रंप ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है नीति अख्तियार की है, वो है टैरिफ डिप्लोमेसी। टैरिफ डिप्लोमेसी से वो चाहते हैं कि जो उनके समकक्ष हैं या उनके दोस्त हैं, उनके मातहत जो हैं, उनकी विचारधारा के अनुरूप चल रहे हैं, उनके साथ वो सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहते हैं। जैसे भारत के लिए जिस प्रकार से वो, देखिए भारत का मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि वो उनकी जो नीति है वो पूर्णतः जो है उसको कूटनीति के हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो चाइना के प्रति उनका भारत के साथ जो आगे बढ़ के आना है, चाइना के प्रति ये भी एक उस कूटनीति का हिस्सा समझा जा रहा है। क्योंकि ऐसा क्या हो गया भारत के साथ कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि चाइना का अगर कोई सामना करता है इस क्षेत्र में, इसके पहले कि अमेरिका पूर्णतः आगे आए, और क्वाड का भी हमने जो है निर्माण किया, देखा कि वो इसलिए हुआ, हालांकि कहा गया कि भाई शांति प्रिय वो देशों के लिए किया गया, लेकिन पूर्णतः वो जो है मिलिट्री एक अलाइनमेंट हो गया है। तो धीरे धीरे ऑकस का भी हुआ कि भाई हम न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान किस प्रकार से मदद लगातार उनको मिल रही है। जो जापान के जो एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, F-35 जहाज दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि उस क्षेत्र का जो एक संतुलन है, सैन्य संतुलन है, उसको बनाए में जो है हमेशा अमेरिका आगे रहा है और इस नीति पर वो डामाडोल होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पता है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त हो गया और ईरान इजराइल की जो मिडिल ईस्ट में जो समस्याएं चल रही हैं उसमें थोड़ा सा अगर उसके तनाव में कुछ गिरावट आती है, तो जो सैन्य जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं अमेरिका के, तो उनका मार्केट का क्या होगा। तो ये एक बड़ा दुखद है ऐसा कहना, लेकिन उनके वैश्विक कारण रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका की आर्थिक स्थिति इस समय है, जो 2-3 आप कह रहे हैं अमेरिका खुलकर इस पूरे मामले में इंटरफेयर करने से बचेगा? नहीं, इंटरफेयर तो देखिए अभी बचना तो वो ऑलरेडी इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन सैन्य रूप से आना मुझे लगता है कि वो नहीं, पर्दे के पीछे से ही मदद करता रहेगा। हथियार देना हुआ और मनोवैज्ञानिक रूप से सपोर्ट करना हुआ, वो क्रम चलता रहेगा। क्योंकि क्या ये माना जाए कि होगा। ठीक है, क्या ये माना जाए मनोज जी कि ये एक जिस तरह से रूस के लिए यूक्रेन, तो क्या ये एक और नया यूक्रेन, चीन हम मान लें, रूस, तो और उसके पीछे तमाम अमेरिकी ताकतें या फिर यूरोपीय ताकतें भी जो वेपन सप्लायर हैं मेनली, वो पीछे खड़े होंगे? देखिए सुमित जी, एक चीज हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि आज अमेरिका का इतिहास रहा है कि जहां जहां घुसना तो बड़ा आसान है, कहीं भी घुस जाता है, लेकिन निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास पूरा सीरीज है उसका, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान से लेके चाहे इराक हो, या अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे यूक्रेन को ढकेल के बाहर निकल गया। तो ये उससे हम सबको
सारे देशों को सबक सीखना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए कहीं भी इन करता है। लेकिन अभी ट्रंप जिस प्रकार से आने के बाद से, जो मैं अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसीज को और डिप्लोमेसी को जिस तरीके से यू टर्न किया, वो अमेरिका में कहीं से सूट करता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ। तो युद्ध में डायरेक्ट कहीं से भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियस है कि चाइना एक खतरा है साउथ एशिया में भी, और पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बनते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन में भी उसका एक रोल इन्वॉल्वमेंट रहा है, ईरान के साथ भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो अमेरिका उसको नो डाउट हर लेवल पे काउंटर करने का कोशिश करेगा, और उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको भारत को भी उनको पता है कि भारत के माध्यम से, लेकिन आज भारत और चाइना के बीच में जो डिप्लोमेसी है वो भी अपने लेवल पे एक बहुत ही पॉजिटिव है, चाहे आर्थिक लेवल पे हो या डिफेंस लेवल पे हो। और जिस प्रकार से ये भारत की जो मोदी जी की जो विदेश नीति जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा ही पीसफुल और अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस बेसिकली चाइना ने अपने वर्ल्ड की जो घटनाएं घट रही है उसमें अपना एक स्थान दिखाने के लिए कि मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूं, और इस तरीके से नहीं, उसका लेकिन ताइवान फिर किस आधार पर आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं? तो अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्दी अब नहीं घुसेगा किसी मामले में और खुलकर नहीं आएगा, तो क्या ताइवान किसके भरोसे फिर कह रहा है कि साहब हम तो देख लेंगे चीन वालों को? नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज से मतलब सहमत हूं, क्योंकि ताइवान को अमेरिका छोड़ेगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि चाहे वियतनाम का अगर वार भी देख लीजिए, जिस प्रकार से अमेरिका और उस समय जब एक यूएसएसआर का जो कन्फ्लिक्ट था, तो जब जिस प्रकार से उसके पोत वहां पे भेजे गए थे, तो फिर यूएसएसआर ने भेजा। तो आप इसमें रसिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज रसिया और अमेरिका कहीं ना कहीं वो पिछले वाली स्थिति नहीं है जो 90 के पहले जो था। तो मुझे लगता है कि इसका भी अप्रोच दिखेगा, और इसमें रसिया भी इन्वॉल्व होगा, जिसके नाते दोनों के बीच में एक सहमति बनेगी। और चाइना को नो डाउट ये लोग किसी भी तरीके से उसको चेक एंड बैलेंस करेगा अभी के इस साउथ सी चाइना में। ठीक है, लेकिन ग्रुप कैप्टन साहब, अब भारत की भूमिका, चूंकि मनोज जी ने भी कहा कि भारत की भूमिका बड़ी होती है, साउथ चाइना सी को पूरी तरह से चीन अपना मानता है, और सिर्फ ताइवान वियतनाम की बात नहीं है। हाल ही में जो एक आइलैंड है, वहाँ पर मछुआरों को, इंडोनेशियाई मछुआरों को पकड़ लिया गया चीन की तरफ से, उसे मारा पीटा गया। वहाँ पर मारपीट की इस तरह की घटनाएं होती हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ये सारे देश पीड़ित हैं, और ये सारे देश पीड़ित हैं, तो उन सारे देशों का संबंध कहीं ना कहीं भारत के साथ एक ठीक है, अच्छा है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया की तरफ से भी जो डेलीगेशन है वो आए थे, और बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई थी किस तरह से वो भारतीय गीत पर और भारतीय गानों पर एक अलग डिप्लोमेसी, सॉन्ग डिप्लोमेसी से कह सकते हैं। तो भारत की भूमिका कैसे हो सकती है साउथ चाइना सी? देखिए, मैं एक और बात में जोड़ना चाहूँगा जो मनोज जी कह रहे थे, कि जिस प्रकार से जो सैन्य डिप्लॉयमेंट है अमेरिकन फोर्सेस का साउथ चाइना सी और उसके जो आइलैंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पैरासोल एंड ऑल, पर वहाँ पर है वो अटैक किया गया निश्चित रूप से, और काफ़ी चोट पहुँचाई गई वहाँ पर जो लोग थे। तो इस क्षेत्र में अमेरिका ने काफ़ी जो है अपने सैन्य जो बेस बना लिए हैं, एयर बेसिस हैं, और आवश्यक जो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो दूरी है अमेरिका और ताइवान क्षेत्र में साउथ चाइना सी में, वो काफ़ी है, और उसमें उनका काफ़ी समय लगेगा। तो जब आपका समय लगेगा तो उस बीच में क्या होगा, ऐसा, और ताइवान जिस प्रकार का है उसको समाप्त करना बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। अगर चीन जिस प्रकार से विध्वंसक नीतियों का पालन करता है तो और ऑफेंसिव होता है, तो ताइवान को समाप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा चीन को। लेकिन वो जो एक डिटरेंस कहा जाता है, एक संतुलन बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो जो डिप्लॉयमेंट के द्वारा और आधुनिक हथियार को वहाँ पर एस्टेब्लिश करने का, डिप्लॉय करने के द्वारा। अब जहाँ तक रही भारत की बात, तो भारत निश्चित रूप से पूरे विश्व को पता है कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन साथ में भारत हर उस एग्रेशन का सामना करने के लिए तैयार है जो भारत की शांति को या प्रभुत्व को, जो सौहार्द वातावरण है, उसको डिस्टर्ब करती है। तो हमने क्वाड को देखा, क्वाड के रूप में मालाबार एक्सरसाइज का आपने नाम सुना होगा, जिस प्रकार से 2008 में चीन वहाँ पर सी पायरेसी को रोकने के नाम पर पूरा पेट्रोलिंग करते थे। जो इसके सर्वेलेंस शिप से जो चाइना के, वो उस क्षेत्र में काफ़ी आराम से घूमते थे, क्योंकि बाकी क्षेत्र जो है, बाकी देश जो है उसको हल्के में लेते थे। लेकिन जब से मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई, और उस एक्सरसाइज में पूरी पोजिशनिंग ये रही कि आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, हम आप पे पूरा निगरानी रख रहे हैं, और सैटेलाइट के द्वारा भी, ISR फैसिलिटीज़ के द्वारा उस क्षेत्र में पूरा निगरानी रखी जा रही है कि क्या कार्यकलाप हैं। तो जो एक कॉम्बैट के नाम पर, कॉम्बैट पेट्रोलिंग के नाम पर जो चीन करता था, वो जो लगभग समाप्त हो गया है।
पहली बात। दूसरी बात, भारत ने जिस प्रकार से अपने मैरीटाइम ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान दिया है, जिस प्रकार से अपने आप को सक्षम किया, हम वॉरशिप्स खड़े कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा ये है कि हम सैन्य रूप से किसी भी आक्रमण के लिए तैयार हैं और कोई उस क्षेत्र में शांति भंग करेगा उसके लिए तैयार है। अब जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका चाहता है कि जब तक वो इस युद्ध में आए, देखिए अमेरिका तभी आएगा जब खुल के लड़ाई होगी। जब तक लड़ाई खुल के नहीं होगी तब तक अमेरिका सामने नहीं आएगा। पर्दे के पीछे जो है कूटनीतिक और सामरिक तरीके से उस तो क्षेत्र सवाल में ये है कि रहेगा। क्या खुलकर लड़ाई होगी? क्या चीन की अर्थव्यवस्था, चीन इस हालत में है कि एक युद्ध झेल सकता है? देखिए, ये भी एक निश्चित बड़ा रूप से सवाल मेरे है। हिसाब से जो है कम से कम अगले 5 साल से लेकर 8 साल का पीरियड कहूं तो इस बीच में नहीं होगी। लेकिन दुखद बात यह है कि अमेरिका अगर युद्ध करवा दे, मुझे दुख हो रहा है ये सब कहते हुए ऐसे, लेकिन अगर अमेरिका इस प्रकार से वहां का समीकरण डिस्टर्ब कर दे तो युद्ध हो सकता है, क्योंकि मरता क्या न करता वाली स्थिति में रहेगा। देखिए, कितना भी गिदड़ धमकी देते रहे हो चीन, लेकिन वो एक सीमा के बाहर नहीं आया। उसके साथ जो है उसने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव लेके और लगभग 70-75 देशों के साथ जो खिलवाड़ किया और अब उनको एक डेट ट्रैप में लेने की कोशिश की। धीरे धीरे लोग उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अपना पीछे छुड़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से चीन भी दबाव में है, उसकी आर्थिक नीतियां भी दबाव में है। जो उसका आर्थिक जो ग्रोथ है, इस समय इंडिया भारत जो है विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो हमारा 6.5 से 7.5 के बीच में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि हमारी जो है आर्थिक नीतियां हैं वो परिणाम ला रही हैं। और ये परिणाम, इसका अगर आप आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ हैं तो कूटनीतिक रूप से और वैश्विक रूप से, क्षेत्रीय रूप से आप निश्चित रूप से स्ट्रांग रहेंगे और आपकी तरफ कोई आंख उठाने की हिमाकत नहीं करेगा। तो ये तो बढ़िया है मनोज जी, इसका मुझे लगता है कि दुरुपयोग ना करे कोई, कई ये आप हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। ये आपदा में अवसर अगर है तो भारत के लिए अच्छा अवसर है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, देखिए आज पहले क्या होता था कि अभी ग्लोबलाइजेशन के बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि पहले पॉलिटिक्स से सब कुछ डिसाइड होता था, लेकिन आज के डेट में सब कुछ अर्थ से डिसाइड होता है, इकोनॉमी से डिसाइड होता है। मैं इसी में एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि 1982 में ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कन्वेंशन लाया गया था यूनाइटेड नेशन में, उसका भी वायलेशन चाइना किया है। और अभी आप देखिए वहां पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना के जिस प्रकार से साउथ सी चाइना में एक तरीके से साम्राज्यवादी जो उसकी पॉलिसी जो उसको एग्जिस्ट कर रहा है, तो अमेरिका इस सब चीज को देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और ये एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का। अगर हम ये जो गल्फ ऑफ टोंकन की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक मतलब आप इसको आप देख सकते हैं कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और ये बहुत ही की लोकेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए और खास करके साउथ एशिया के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी जो घटनाएं घट रही हैं, इसका रिपरकशन बहुत दूर तक जाएगा और इसमें नो डाउट इसमें कोई देश पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि देखिए, हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से हमने कम्युनिज्म को हटाने के लिए कैपिटलिज्म को लेके जब अमेरिका लेके आया, तो उसका यही था कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको इक्वल समानता देंगे, सबको आर्थिक बराबरी मिलेगी। लेकिन आज जिस प्रकार से जब हर देश सॉवरन हो रहा है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है और उसी के जो WTO और वर्ल्ड बैंक के एजेंडे पे चल रहा है, और एक तरफ एक दूसरा देश जो मजबूत हो रहा है, दूसरे पे अगर उस पर अटैक कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उस पर उसको साइलेंट रहने से फिर वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लीग ऑफ नेशन समाप्त हुआ, वो यूएनओ भी समाप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उसी का कारण है कि आज पूरे वर्ल्ड में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। और ये एक तरीके से मैं इस चीज से सहमत हूं कि आज जो विश्व है वो सबको अर्थव्यवस्था चाहिए, और जिसके पास अर्थव्यवस्था रहेगा वो अपने देश और नेशन की सुरक्षा कर सकता है। क्योंकि देखिए, आज इंफॉर्मेशन का युग है, नॉलेज का युग है। जिस देश के पास क्षमता रहेगी, पोटेंशियल रहेगी, वो आगे बढ़ेगा। और इसमें चाइना जिस प्रकार से उसकी जो नीति रही है, वो मुझे लगता है कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है कि आप उसको किस तरीके से कंटेन करते हैं। और ये समय चूंकि इसलिए चाइना ने अप्रोच लिया है क्योंकि आज अमेरिका उधर इजराइल और गाजा में भी उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रसिया और यूक्रेन के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और बांग्लादेश का क्राइसिस हमारे सामने है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना ने भी अपने उसके जो अप्रोच रही है कि हमें विस्तारवादी नीति की तरफ बढ़ना है, उसी के तहत ये एक्सरसाइज किया है। और इसका मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही पॉजिटिव कुछ रिजल्ट इस पे आएंगे और सबका स्टेटमेंट आएगा। लेकिन इससे कोई बच नहीं डीके सकता। पांडे साहब, यहाँ सवाल भारत के लिए आपदा में अवसर आर्थिक तौर के बजाय हम क्या इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं चीन से डिफेंस करने के लिए? क्योंकि चीन की जो नीति रही है भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो चारों तरफ से घेरने की कोशिश, और साउथ चाइना सी में अगर जिन देशों को वो परेशान कर रहा है, उन देशों को भी अगर हम अपने पाले में और एक विश्वास में ले आते हैं, जिस तरह से वो हमारे पड़ोसी देशों को, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों को अपने पाले में लाकर उन्हें भारत के खिलाफ कहीं न कहीं उकसाने वाली कार्रवाई,
तो क्या हम यहाँ पर एक मौका देख रहे हैं, डिप्लोमेटिक मौका? निश्चित रूप से। और भारत ने देखा जाए, अगर ध्यान दें, काफी तेजी से इस दिशा में कार्य किया है। श्रीलंका जो हमारे खिलाफ था, चाइना का परम मित्र था, अब वो चाइना से खिलाफ होता जा रहा है। हमने उसकी जब उस समय मदद की जब वो आर्थिक रूप से बहुत जबरदस्त जो है वो प्रेशर में था। मालदीव्स का भी यही हाल है, पहले वो गो इंडिया गो, और अब वो जो है जानते हैं कि रह नहीं पाएंगे। नेपाल का भी देखिए हाल है। अभी बांग्लादेश की जो है स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। आप थोड़ी देर में देखेंगे यही बांग्लादेश अभी जब इसकी आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से गिर रही है। एक बहुत मजेदार चीज मैं बता दूं कि जब कोविड का प्रभाव था उसमें दो ही देश थे जिनकी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही, एक भारत और दूसरी बांग्लादेश। तो बाकी सबकी ड्रॉप हुई। तो बांग्लादेश की अब आर्थिक स्थिति देखिए, जो ग्रोथ रेट किसी समय जो है 6 के आसपास रहती थी, अब वो 3 के आसपास पहुंच गई है। तो ये जिस प्रकार से ड्रॉप हो रहा है, पाकिस्तान का जिस प्रकार से इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश भी अंततः भारत के साथ उसका आना, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी पर दबाव नहीं बनाया, वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर को जो है कार्रवाई करके चरितार्थ किया। तो इसका फायदा जो है हम सभी देश उठा रहे हैं, उठाएंगे। साथ में जो दूसरी बात आपने कही थी कि इंडोनेशिया प्रबोवो जो आए राष्ट्रपति, उनके वो हमारे गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि थे, और साथ में 3 दिन रहे और कई सारी डील उन्होंने साइन की। उनके पास भी Su-30 जहाज है, उसकी मेंटेनेंस के बारे में वो भारत के साथ एक डील हुई। और साथ में जो अर्मेनिया है, फिलीपींस है, ये सभी को हम, आपने कहा ना आपदा में हम कुछ एक आपदा में अवसर जी। तो उसमें अब ये सैन्य सामग्री हम बेच रहे हैं, तो हम डिफेंस सेक्टर में जहां हम आयात करते थे अब हम निर्यात करने लगे हैं। इस समय हम 100 देशों को 84 तरह के सैन्य सामग्री दे रहे हैं, और सबसे आपको आश्चर्य हुआ कि सबसे ज्यादा जो हमारा जो निर्यात हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा अर्मेनिया है। तो खैर वो एक चर्चा थी इसलिए बताया, लेकिन जो साउथ चाइना सी में लिटरल कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे संबंध हैं और वो हमसे सैन्य सामग्री खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से एक संतुलन होने के बाद पता है कि चाइना को कि भाई छोटे देश हैं, इनकी कूटनीति और इनके वैश्विक जो स्टैंड है बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो हमला उन पर कर सकते हैं क्योंकि खोने का बहुत कुछ नहीं है। तो चीन जो है थोड़ा सा बच के चलेगा, और अगर देखा जाए तो पिछले दशक के मुकाबले इस दशक में चीन इस क्षेत्र में जो कार्रवाई है थोड़ी कम हुई है, क्योंकि मैंने जैसा जिक्र किया कि 2008 में तो बहुत ज्यादा जो कार्रवाई होती थी कोई रिएक्शन नहीं होता था। अब मालामार हम एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, तो हमारी उपस्थिति वहां पर जो है दर्ज की जा रही है। बाकी देश भी, फिलीपींस और मलेशिया, ये सारे देश जो है एक्टिव हो चुके हैं। तो चाइना के लिए इतना आसान नहीं है कि आके आप वर्चस्व अपना शामिल कर लें, लेकिन वर्चस्व लड़ाई है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में जो लड़ाई है, इसमें क्या नुकसान होगा पूरे विश्व का, ये गौर करने की जरूरत है। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो अपना धीरे धीरे मौजूद, लेकिन ओवर लबोलुबाव ये है कि ये भारत के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है, क्योंकि अगर चीन युद्ध में उलझता भी है तो आर्थिक तौर पर और कमज़ोर होगा, और यहाँ भारत के लिए एक बड़ा मौका, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करने के लिए भी चीन के खिलाफ एक बड़ा मौका युद्ध अगर करता है तो चीन, मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि डायरेक्ट युद्ध में जाने से परहेज कर रहा है। देखना होगा, हालांकि बहुत तेज़ी से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बदल